हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। और इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का क्या उद्देश्य है। सही आंसर हो जाएगा, इस योजना में निहित सब्सिडी का भार कम हो सके। किस पर कम हो सके? सरकार पर कम हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के माध्यम से सरकार क्या करती है? गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। ये तो आप सभी जानते होंगे। यदि सरकार पीडीएस से वितरित अनाजों की कीमतों में वृद्धि करती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार सरकार पर कम होगा। पीडीएस का प्रारंभ कब हुआ था? 1940 में हुआ था, जिसका विस्तार 1970 से 80 के दौरान व्यापक स्तर पर हुआ था। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव संसाधन का विकास करना राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2005-06 में प्रारंभ किया गया था और यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि और कृषक समूहों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से प्रबंधन की व्यवस्था करना और बागवानी के उत्पादन से किसानों की आय एवं पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना। अगला सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी? सही आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 51 से 56 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 56 से 61 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली थी। और इस अवधि में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर कितनी रही थी? -1% दर्ज की गई थी। इसका कारण क्या था? भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, अकाल और राजनीतिक स्थिरता, ये ऐसे कारक थे जिसमें इस अवधि में तीसरी पंचवर्षीय योजना में -1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, चौथा सवाल, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है और यह कब प्रारंभ किया गया था? 2005 में प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन बढ़ाना है। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है, पांचवा सवाल, ऑपरेशन ग्रीन योजना का क्या उद्देश्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टमाटर, प्याज, आलू का मूल्य नियंत्रण इसका उद्देश्य है।
बजट 2018-19 में टमाटर, प्याज एवं आलू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनकी उपज की सही कीमत प्राप्त हो और उपभोक्ताओं को भी उपयुक्त कीमत पर ये उत्पाद प्राप्त हो सके, और इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रारंभ की गई है। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उपजों की बर्बादी में कमी लाकर और प्रसंस्कृत कृषि उपज के निर्यात में वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना, और इसके लिए क्लस्टर निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। यदि आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, और इसका उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में तीव्र और समावेशी विकास पर बल दिया गया है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। इन्हीं फैक्ट के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन है? मुंबई है, और यहाँ कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक है, और यहाँ से यूरोपीय देशों, पश्चिम एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों को बड़े पैमाने पर वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सूरत में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, और भारतीय आभूषण की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना, यदि आपसे पूछ ली, कब की गई थी? 1978 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल है, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? तो ये सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी, और यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। और यह किसके अंतर्गत संचालित होता है? सेल के अंतर्गत संचालित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है 12वां सवाल, राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। ये कथन सही है।
राष्ट्रीय निवेश कोष कब स्थापित किया गया था? 2005 में स्थापित किया गया था। किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और इसमें क्या किया जाता है? राष्ट्रीय निवेश कोष में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से जो राशि प्राप्त की जाती है उसे रखा जाता है और इसके अंतर्गत जमा राशि का 75% भाग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है और 25% राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। महारत्न कंपनियां कौन कौन है? 10 महारत्न कंपनियों के नाम दिए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। वर्तमान में यदि आपसे पूछ ले नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 74। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है 14वां सवाल, अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो कोर क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन नहीं आता है। परिवहन अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। कोर क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? विद्युत, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात, ये सभी कोर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोर क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं इन दो। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। इस आयोग को किस अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? 2020 से 25 की अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, लेकिन इसकी कार्य अवधि का विस्तार कर दिया गया है। अब इसके द्वारा 2 रिपोर्ट सौंपे जाएंगे। पहला रिपोर्ट 2020-21 के लिए और दूसरा रिपोर्ट 21 से 26 के लिए। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा इसका प्रमुख कार्य है। अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 16वां सवाल है, पहली बार वैट कहाँ लगाया गया था? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 10 अप्रैल 1954 को लगाया गया था। और यह कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट किसे कहा जाता है? किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। और यह भारत में कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया है। यदि आपसे पूछ ले कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और वैट को जीएसटी में ही शामिल कर दिया गया है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17वां सवाल है, कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा कितना होगा? तो वित्त आयोग करेगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। वित्त आयोग यह निर्धारित करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कैसे होगा। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं तो ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित निकाय है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक संस्था है और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिगामी होती है। अप्रत्यक्ष करों में कर का भार उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है
और इसमें कर वहनकर्ता और कर वाहक अलग अलग होते हैं। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। इस कर के प्रावधानों का अमीर गरीब दोनों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इसे प्रतिगामी कर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा IRDA के द्वारा विनियमित किया जाता है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत में बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन है? सही आंसर हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी है और बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, नास्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? सही आंसर हो जाएगा इंफोसिस है। वर्ष 1999 में इंफोसिस नास्डैक में सूचीबद्ध हुई थी और यह नास्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। नास्डैक क्या है? अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, तरलता अधिमान क्या क्या अर्थ होता है? तरलता अधिमान का क्या अर्थ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना तरलता अधिमान का अर्थ है। एक ऐसी संपत्ति जिसे कम समय में आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है उसे ही तरल संपत्ति कहा जाता है। और मुद्रा क्या? मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे अधिक तरल होता है। तरलता अधिमान का क्या अर्थ है? दीर्घकाल तक तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखना और निवेश के बदले अधिक तरल परिसंपत्ति प्राप्त करना। नकद बचत खाते में किसी भी नकदी को तरल माना जाता है क्योंकि इसे बिना किसी औपचारिकता के जल्दी से निकाला जा सकता है, जैसे बचत खाता। ठीक है। निवेश क्या है? निवेश को तरल माना जाता है। निवेश को भी क्या माना जाता है? तरल माना जाता है क्योंकि इसे आसानी से निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक का हिस्सा, मनी मार्केट फंड निवेश। जब भी कोई वित्तीय संकट होता है तो ऐसी संपत्तियां बहुत आसानी से क्या किया जाता है? नकदी में परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय करता है। सरकार द्वारा राजस्व संग्रह अर्थात आय और सार्वजनिक व्यय के उचित नियमन के लिए और अर्थव्यवस्था को वांछित स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकार क्या करती है? राजकोषीय नीति अपनाती है। और राजकोषीय नीति केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सरकार सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण आदि उपकरणों के माध्यम से राजकोषीय नीति में परिवर्तित करती है। चौबीसवां सवाल है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध बजटीय घाटे से है?
सही आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव का संबंध बजटीय घाटे से है। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में विपक्ष द्वारा कमी का प्रस्ताव किया जाता है उसे ही कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। 25वां सवाल है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है। घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा सरकार क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी लोक व्यय को बढ़ावा देती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।